रहे हैं। नया लेक्चर है ये इंडिया ईयू रिलेशंस के बारे में। तो हम इंडिया ईयू रिलेशंस देखेंगे। तो आईआर आज से करेंगे, कोशिश करेंगे कि डेली डेली वन या और टू टॉपिक्स किया जाए रिलेशंस के। ठीक है, वन टॉपिक भी डेली कर लेंगे तो शायद 10 दिन में 20 दिन में हो जाए। तो डेली वन टॉपिक करेंगे, ठीक है। कोशिश करना यही है, बाकी देखते हैं ऊपर वाला जितना चाहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडिया ईयू रिलेशंस। ठीक, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये एडुक्रेट की बुक है। एडुक्रेट का पीडीएफ मटेरियल है, फ्रीली अवेलेबल है, इससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसका कंटेंट का सारा श्रेय एडुक्रेट को जाता है, ठीक है। एस जयशंकर रिकॉग्नाइजिंग, एस जयशंकर साहब ने का कथन देखिए, रिकॉग्नाइजिंग दैट वी लिव इन रीबैलेंसिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो हम कहाँ रह रहे हैं? रीबैलेंस करने, मल्टीपोलर, कई ग्रुप बन गए, कभी इधर हो रहे हैं, कभी हम उधर हो रहे हैं, हमें तो न्यूट्रल रहना है। बोथ इंडिया एंड ईयू शुड एम टू बिल्ड अ कंपैक्ट रिलेशनशिप टू एंगेज विद न्यू रियलिटी से एंगेज करने में वी हैव टू बिल्ड अ कंपैक्ट रिलेशनशिप। अब देखिए क्या है रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें थोड़ा और इनलार्ज कर दूँ सो दैट इट इज़ क्लियरली विजिबल टू यू, नॉट ए स्मॉल इनफ। तो स्टेफेनिया बेनाग्लिया जो पोस्ट गलवान क्लैश में, देखिए, पोस्ट गलवान clash, India is waking up to the fact that in today's fragmented world, power of aspiring global player depend on number and quality of its bi and multilateral relationship. In this context, EU is a useful partner India can rely on. तो स्टेफनिया बेनाग्लिया जो है, इनका कथन था। And at the same time, EU needs a strong partnership with India to meet its leadership objective of becoming global tackling climate change. तो हमें भी ग्लोबल एक्टर बनना है, क्लाइमेट चेंज टैकल करना है, तो वी नीड अ क्या है, वी नीड ए स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद द इंडिया। और ये भी कहा गया था कि यहाँ देखिए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है आज का, ठीक है। और पावर ऑफ एस्पायरिंग ग्लोबल प्लेयर्स आर देयर, ठीक है। सबको बनना है बड़ा भाई, सबको बनना है अपना भाई में एक डोमिनेंस दिखाना है, ठीक है। और ये जो एस्पायरिंग ग्लोबल प्लेयर डिपेंड्स ऑन नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स। तो आपके किसकी कितनी, आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मल्टीलैटरल रिलेशनशिप है, यू हैव मोर नेटवर्क, यू हैव टू बैलेंस इट। आपको कई बार बैलेंस भी करना पड़ता है, बट नेटवर्क बढ़ जाता है, ठीक है। और in this context, EU is a usually useful partner of India that can rely on. तो इंडिया एक इंडिया पे रिलाई कर सकता है, सॉरी, EU इज यूजफुल पार्टनर, इंडिया EU पे रिलाई कर सकता है और यूजफुल पार्टनर है। ये सब सारी चीज़ें कही गई यहाँ पे। आइए आगे देखा जाए क्या है। इंडिया टू मीट इट्स लीडरशिप ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग a ग्लोबल एक्टर एंड टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, ये सब सारी ये चीज़ें हैं। रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड EU extend back to 1960s, with India being one of the first countries to establish diplomatic relationship with the European Economic Community. तो 1960s की यहाँ बात की गई है कि इंडिया was one of the first countries to establish relations with the European Economic Community. Then the complementarities shared by India and EU include pluralistic society है, ठीक है। अब मार्केट इकोनॉमी है हमारी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, अब प्लूरलिस्टिक सोसाइटी एंड मार्केट क्या नाम है, इकोनॉमी। ये तीनों चीज़ें, ये सब जो है कॉमन है हमारे अंदर, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए फ्रेंच के, देखिए कितनी बार प्रेसिडेंट आ चुके हैं फ्रेंच के, एक तो दो दो बार आए थे, तो 6-7 बार आ चुके हैं लोग रिपब्लिक डे पे। तो 25 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। ये गुड मोमेंट है किसके लिए? टू बिगिन इंडियाज री इंगेजमेंट विद द यूरोपियन सेक्शन सिक्योरिटी से री इंगेज करने के लिए। जैसे डिफेंस कोऑपरेशन जो इंडिया और फ्रांस का हो रहा है, इट विल कंट्रीब्यूट टू यूरेशियन सिक्योरिटी। प्राइम मिनिस्टर जो फ्रांस को विजिट टू फ्रांस एंड फ्रांस की भी आते रहते हैं। इससे कई नई एग्रीमेंट्स, इट विल प्रोड्यूस अ बाउंटी ऑफ एग्रीमेंट्स, जैसे डिफेंस में, स्पेस में, एंड बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप होगी, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल और आर्म्स एडवांस होगा, एडवांस टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज और आर्म्स दैट फ्रांस कैन गिव इंडिया टू हेल्प इट। फिर उसके बाद ये सब सारी हैं, व्हाट इंडिया कैन डू फॉर फ्रांस एंड यूरोप, क्या कर सकता है। देखिए, वाई इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू यूरोपियन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, इंडिया हेल्प सिक्योर पीस इन यूरोप, जब दो वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, ठीक है। विन मिलियंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स फॉट एंड डाइड फॉर एलीड कॉज। हालांकि हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे, बट फिर भी, सो मेनी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हैव डाइड फॉर द एलीड कॉज
दूसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंडिया हैज स्टेक इन द स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ यूरोप। क्यों? विच इज अ मेजर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर, अ सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड फेलो डेमोक्रेसी। इसलिए हमारा जरूरी है, ठीक है, स्पेशली सोर्स है किसका, टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर, दैट वाई स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन यूरोप इज नीडेड। सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात है, देखो इंडिया हैज इंटरेस्ट इन रिजोल्यूशन ऑफ द ऑनगोइंग जो यूक्रेन वॉर हो रहा है, जिसका इंप्लीकेशन कहाँ पड़ता है, एशियन सिक्योरिटी पे और ग्लोबल ऑर्डर पे। डिप्लोमेटिक रोल की बात किया जाए, डिप्लोमेटिक रोल, इंडिया के पास क्या एक रोल है अभी, क्या करना, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रशिया एंड वेस्ट, के बीच में जो गैप है उसको कम कर दिया जाए, एज वेल एज चाइना एंड यूरोप ऑन वेरियस जो रीजनल और कोई भी इश्यूज हैं, मसले हैं उन पे, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया हैज पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल है, टू कोलैबोरेट विद फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, किस लिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो इंडिया हैज अ चांस टू मॉडर्नाइज डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस थ्रू फ्रांस एंड यूरोपियन इंगेजमेंट्स, और मैरी टाइम सर्विलांस कैपेबिलिटी भी बढ़ा सकता है, एंड प्रोमोटिंग इंडियाज बॉर्डर, पता है आपको कितना बॉर्डर है, आप गेस करिए कितना है, इट्स मोर देन आई थिंक 7,500 किलोमीटर और मैरी टाइम बाउंड्री, ठीक है, मे भी शायद इतना ही है। सो 7,500 किलोमीटर की ये कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है, कोस्टल बाउंड्री, ठीक है, यहाँ पे और मैरी टाइम सर्विलांस इंक्रीज होगा, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस फॉर यूरोप, यूरोप का क्या है इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस, वाई यूरोप इज इंपॉर्टेंट, तो आइए देखते हैं क्यों यूरोप इंपॉर्टेंट है। यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले, यूरोपियन यूनियन वर्क्स क्लोजली विद इंडिया टू प्रमोट पीस, क्रिएट जॉब, बूस्ट इकोनॉमी, ये सब सारी चीज़ें हैं, और इन्हांस करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो ये सब इस पीस के लिए, जॉब वॉब के लिए, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल दैट। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जाए तो लो टू मीडियम इनकम कंट्री, जो भी इंडियन ग्रेजुएटेड फ्रॉम लो टू मीडियम इनकम कंट्री, द EU इंडिया कोऑपरेशन इवॉल्व्ड फ्रॉम अ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस टाइप टुवर्ड अ पार्टनरशिप, जो कॉमन प्रायोरिटीज पे ध्यान देता है कि दोनों हम लोगों की क्या कॉमन प्रायोरिटी है, ठीक है, टुवर्ड्स अ पार्टनरशिप विद फोकस। सो वी आर डेवलपिंग, सो इंडिया ग्रेजुएटेड फ्रॉम, अभी लो से क्या है, मीडियम इनकम कंट्री आ गए, EU कोऑपरेशन चाहिए होता है, ठीक है, फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टाइप, ये सब सारी चीज़ें ट्रेड के लिए। EU जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूएस, तो ट्रेडिंग पार्टनर की बात की गई है ओवरऑल। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, एक्सपोर्ट तो हमारा एक्सपोर्ट का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट जो EU में ही जा रहा है, ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट मार्केट है, दैट्स वाई इट इज़ नीडेड। एंड हम जो है EU के 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, और 2% ऑफ EU ट्रेड इन गुड्स जो है इंडिया से है, ठीक है, 2% EU ट्रेड इन गुड्स इज इंडिया। तो बहुत इनके लिए तो पूरा बहुत इसको और बढ़ा सकते हैं हम, और इनके 10th है, बट EU इज़ हमारे लिए सेकेंड लार्जेस्ट है, पूरा यूरोपियन यूनियन आ गया उसमें, ठीक है। लेट्स डू, अगला पेज देखते हैं। अब यहाँ ट्रेड इन सर्विसेज जो है कितनी चली गई थी, 40 बिलियन यूरो चली गई थी 2021 में, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट्स की बात किया जाए, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है EU मेंबर कंट्रीज को, ये $65 बिलियन था, और 65 बिलियन था US डॉलर, और 21-22 में, देन 22-23 में क्या, एक्सपोर्ट एग्रीगेटेड एट $67 बिलियन, ठीक है, जब वाइल इम्पोर्ट था $54.4 बिलियन, ठीक। तो 54.4 इम्पोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट कितना, तो हम एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं यहाँ पे। अदर बायलैटरल मैकेनिज्म क्या है, 17 में क्या एक EU इंडिया समिट हुई थी, जिसमें कहा गया था कि कोऑपरेशन होगा इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है, इंटेंशन टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मजबूत करना है, एंड और इम्प्लीमेंट करना है क्या, 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एजेंडा है, तो 230 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेंथन करना, ये वाली चीज़ है, और कंटिन्यू करना है EU इंडिया डेवलपमेंट डायलॉग, ठीक। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा आप, जैसे यहाँ EU क्या नाम है, 30 का एजेंडा पूरा करना, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ EU इंडिया डेवलपमेंट डायलॉग हो गया, देन यू हैव, देख लीजिएगा एक्सपोर्ट ज़्यादा है ऑन ऑल दैट। अभी चलिए आगे करते हैं, व्हाट आर चैलेंजेस, क्या हैं चैलेंजेस यूरोपियन सिक्योरिटी में, आइए देखा जाए।
अब चैलेंजेस क्या, वाई आर चैलेंज, व्हाट आर चैलेंजेस फॉर इंडियाज एंगेजमेंट विद यूरोप, यूरोप से यूरोपियन सिक्योरिटी से? पहले हिस्टोरिकल डिपेंडेंस। इंडिया का जो रशिया पे हिस्टोरिकल डिपेंडेंस रहा है, रिलेशन रहा है फॉर इट्स डिफेंस नीड, इस वजह से। एंड इट्स रिलेक्टेंस, अभी इंडिया भी रिलेक्टेंस शो कर रहा है, ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा टुवर्ड्स रशिया एक्शन इन क्रीमिया और यूक्रेन। जब क्रीमिया अलग हुआ और यूक्रेन, दोनों के लिए क्रीमिया लटकता है ऐसे नीचे, ये पानी है, ये क्रीमिया यहाँ लटक रहा है, ठीक है, ये यूक्रेन, तो अब ये क्रीमिया को तो ले लिया इन्होंने। अब ये बात ये है कि ये सारी चीज़ें आ गई कि रशिया को खुलेआम आप ओपन नहीं कर पा रहे हो। दूसरा है यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल गैप इज देयर। किस तरह का इंस्टीट्यूशनल गैप है? देखिए, लैक क्या है, किस चीज़ का लैक है? इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस विद यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके उनसे हमारा लिंक नहीं है अच्छा। जैसे कि नाटो हो गया है, पेस्को हो गया, एक परमानेंट सिक्योर्ड स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन। क्या है ये? एक परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन, पेस्को। क्लब डी बर्न है, तो ये सबसे जो है हमारा अभी वैसा वो क्या नाम है, स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई है और सिक्योरिटी एंगेजमेंट्स कम है। देन देयर इज अ परपेचुअल गैप। ये क्या गैप है? यहाँ इंडिया परसेप्शन जो है यूरोप का सेकेंडरी प्लेयर इन एशियन सिक्योरिटी अफेयर्स, तो सेकेंडरी प्लेयर इन कंपेयर टू द यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द गैप। यहाँ रिसोर्स कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, कैपेबिलिटीज़ हैं टू प्रोजेक्ट इट्स इन्फ्लुएंस एंड प्रेजेंस इन यूरोप अमिड कंपीटिंग प्रायोरिटीज इन नेबरहुड। तो और भी प्रायोरिटीज है हमारे लिए, तो हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, और भी जगह हम ध्यान दे रहे हैं, और भी रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। तो वी हैव रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज, लिमिटेड रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज टू प्रोजेक्ट इट्स इन्फ्लुएंस एंड प्रेजेंस। तो हमारा प्रेजेंस यहाँ पे यूरोप में स्थापित करना, ये सब सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट हम पूरा फुल टाइम वहाँ नहीं दे पा रहे हैं। अभी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं फॉर इंडियाज एंगेजमेंट विद यूरोप? व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियाज एंगेजमेंट विद यूरोप? पहला यहाँ पे देखिए, स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस की बात है। इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है फ्रांस के साथ, जैसे काउंटर टेररिज्म पे है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, स्पेस कोऑपरेशन पे, डिफेंस पे, मल्टीलैटरलिज्म, दैट इज द रीजन, स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस, ये सब सारी चीज़ों पे। तो ये है अपॉर्चुनिटी। क्या है? इंडिया इंडिया जो है यूरोप से इन तरीकों से जो है इंगेज कर सकता है थ्रू, जैसे बात चल रही फ्रांस से किस पे, काउंटर टेररिज्म पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्पेस कोऑपरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मल्टीलैटरलिज्म। अब कल्चर क्या, कल्चरल कोलैबोरेशन यहाँ पे क्या है? कल्चरल कोलैबोरेशन में क्या है कि इंडियाज पार्टिसिपेशन, जो इंडियन फ्रेंच ईयर ऑफ कल्चर है, बार बार कोई ना कोई जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, ये शो करता है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ बोथ कंट्रीज एंड फॉस्टर पीपल टू पीपल टाइज। क्या होगा? पीपल टू पीपल टाइज। क्या? इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ कल्चर 2023-24। देन रीजनल विजन की बात की गई है। इंडिया का जो अलाइनमेंट है, व्हाट अलाइनमेंट मतलब, आप उनके बात से सहमत हो, ये सब क्या? ईयूज विजन, अलाइनमेंट विद द ईयूज विजन। किस चीज का विजन? ईयू का फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। सॉरी, तो रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन हो, और ईयू का विजन इसको इंडिया सपोर्ट करता है, अलाइन करता है। हाँ भाई, एक फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। एंड बिकॉज यूएस और चाइनीज इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये सब सारी चीज़ें हैं, दैट्स वाई ये चाहते हैं कि देयर शुड बी फ्री। क्योंकि साउथ चाइना सी पे तो एकदम ज़बरदस्ती चाइना कर रहा है, सारे आइलैंड वाइलैंड आसपास के ले लिया। तो इससे ये डर है कि काउंटर किया जाए चाइना को, कैसे काउंटर कर सकते हैं। देन वी हैव फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स। क्या प्रोजेक्ट्स हैं? जैसे कि इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन सम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स, जैसे स्कॉर्पियन सबमरीन में राफेल डील था, इसरो सीएनएस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। क्या? इसरो सीएनईएस, यहाँ का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस वाला, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ हमने अभी देख ली। अच्छा, ग्रीन कोऑपरेशन की बात की। ग्रीन कोऑपरेशन में क्या आ जाएगा कि इंडिया का सपोर्ट फॉर यूरोपियन ग्रीन डील, ठीक है, अब विच एम्स टू मेक द ईयू कार्बन न्यूट्रल। 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना है, और इंडिया ने इसको सपोर्ट किया कि भैया यूरोपियन ग्रीन डील है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन किया है, स्पेशली ऑन इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे, ठीक है, और वन प्लानट समिट पे, ठीक है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे और वन प्लानट समिट पे। मिर्ज़ापुर में जब पहला सोलर प्लांट लगा था, मिर्ज़ापुर में एक सोलर प्लांट लगा था, ठीक है, तो यहाँ पे यूपी में आए थे ये इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, ये शायद 4-5 साल पुरानी बात है। और दे आर फाउंडिंग मेंबर्स, तो ईयू जो है, और ये वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, इसको के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। वन सोलर वन वर्ल्ड
वन ग्रिड वन वर्ल्ड है या वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, एक्सचेंज हो जाएगा। वही है कि एक सोलर हो और वन वर्ल्ड, तो बिकॉज ट्रॉपिकल कंट्रीज है, आई एम वी आर द ट्रॉपिकल कंट्रीज, तो हम तो ट्रॉपिकल कंट्री हो गए इंडिया, तो इंडिया चाहती है जो ट्रॉपिकल में रेज ज़्यादा पड़ रही हैं इसको यूटिलाइज किया जाए सन रेज को, टू क्रिएट सोलर एनर्जी, और एक नेटवर्क डेवलप किया थ्रू केबल्स एंड ऑल दैट, ताकि इलेक्ट्रीफाई कर सके पूरे रीजन को, स्पेशली अफ्रीकन कंट्री पे भी फोकस किया गया है सब कि हम बिजली प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए ग्रीन कॉपरेशन ये हो गया, तो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स है। पहला देखो यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, पहले स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस किस पे, टेररिज्म पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, फिर कल्चरल कोलैबोरेशन है, इंडिया फ्रेंच ईयर कल्चर, इतना डाल दो आंसर में। रीजनल वेरिएशन में आ जाना, आंसर में डालना फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक चाहिए दोनों को, बस ये है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स है जैसे आईआस इसरो और आईसीएनएस कॉन्स्टलेशन वाला, और ग्रीन कॉपरेशन कर देना। ग्रीन कॉपरेशन आंसर राइटिंग क्या डालना, बस यूरोपियन ग्रीन डील, अगर ये हेडिंग भी नहीं डालोगे ना कल्चरल रीजनल, आंसर देखो अच्छा बनाना है तो अगर ये आप डाल दोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, पीसीएस में एज वेल एज आईएएस में। क्या होगा कि अगर ये आप ये हेडिंग डालोगे ना, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, कल्चरल कोलैबोरेशन, रीजनल विजन, तो अच्छा लगेगा आंसर। अब ये सब भी आप डायरेक्ट डाल दे रहे हो, अगर ये याद नहीं है तो ये भी डाल दो तो अच्छा है, जैसे आई एस ए वन, ग्रीन कोऑपरेशन, तो एक देखिए आप हेडिंग दे दिए थे यहाँ पे, हेडिंग 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 हेडिंग, इसके अंदर आएगा तो आंसर अच्छा लगेगा, ठीक। अब ये देखिए व्हाट आर द रीसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया और फ्रांस ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं, जैसे लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हो गया है दोनों के बीच में, बिटवीन देयर आर्म फोर्सेस 2018, और एक्सेस टू मिलिट्री बेस, एक दूसरे का मिलिट्री बेस भी यूज़ कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट, ये सब सारी चीज़ें, जॉइंट एक्सरसाइज शक्ति तो करते ही हैं ये लोग, ठीक है। वरुणा है नेवीज के बीच में, एंड आर्मीज में शक्ति है, एयरफोर्स गरुड़ है, तो एयरफोर्स गरुड़ जी, ठीक है। तो गरुड़ भगवान भी होते हैं, ठीक है, तो वो नाम पे एयरफोर्स, क्योंकि ये गरुड़ जी थे, उड़ते थे, तो इसलिए जो है यहाँ एयरफोर्स हो गया, या गति शक्ति है आर्मी, और यह वरुणा हो गया। देन मैरीटाइम डायलॉग, मैरीटाइम डायलॉग में क्या हो जाएगा, हम बायलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हो, एंटी पैरेसिन ऑपरेशन, एंटी पैरेसी क्यों, अच्छा जैसे यहाँ पे आपने बना लिया ये हमारा, आपको पता है गल्फ ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो उसके जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे पूरा उधर वाले रीजन में देयर आर सोमालियन पायरेट्स, तो सोमालियन पायरेट्स, ठीक है, तो इनसे भी बचाना है, देयर पायरेसी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अफ्रीका वैसे भी वल्नरेबल है और यहाँ पे पावर्टी की वो ज़्यादा है, दे हैव लेसर अपॉर्चुनिटीज़ जॉब और ये सब, तो ये लोग पायरेसी का काम इसी से कमाते हैं, ये सब लूट मार करते हैं, तो ये सब तो उसके लिए भी काम किया जाए। साइबर सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप, तो अब देखिए साइबर थ्रेट से हमें बचना है तो इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बना है, साइबर सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप, इसमें भी हम कोलैब करेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी चाइना के पास अच्छी है, सो वी विल कोलैबोरेट ऑन दैट एज वेल। यहाँ देखिए साइबर सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप किस पे, साइबर सिक्योरिटी पे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी 2019 में, विच एम्स टू इन्हांस कोऑपरेशन ऑन साइबर रेजिलियंस, तो हम साइबर रेजिलियंस क्या है, कोई भी थ्रेट आए उसको हम बच जाएं उससे, ठीक है, उसको रेजिस्ट कर सके, दैट इज रेजिलियंस। डिजिटल गवर्नेंस पे है, ठीक है, एंड डाटा प्रोटेक्शन, डाटा है जो बाहर जा रहा है उसका मिसयूज हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें, एंड डिजिटल गवर्नेंस, साइबर क्राइम प्रिवेंशन, ये सब के लिए कोऑपरेशन हो, ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस मतलब कैसे आप गवर्न करें, लॉज लॉ, ये नहीं कि कुछ भी आप डिजिटल पे डाल दिया, ठीक है, और डेटा प्रोटेक्शन की बात किया जाए, ठीक है, और ई गवर्नेंस आ गया उसमें, देन यू विल हैव ई कॉमर्स जो हो रहा है इस पे, इसको आपको रेगुलेट करना है, ये सब सारी चीज़ें पूरा डिजिटल गवर्नेंस में ही आ जाएगा, ठीक है। तो आइए सब सारी चीज़ें देखते हैं, तो इस पे कोऑपरेशन हो। देन डिफेंस डायलॉग, डिफेंस डायलॉग में क्या आ जाएगा, द क्रिएशन ऑफ डिफेंस डायलॉग, एक एनुअल डिफेंस डायलॉग बने मिनिस्ट्रियल लेवल पे, जैसे इन अक्टूबर 2019 में हुआ था, जो डिफेंस कोऑपरेशन होगा। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, आइए वे फॉरवर्ड देखते क्या है। पोटेंशियल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन विद जर्मनी, जर्मनी से कैसे कोऑपरेशन करना है। जर्मनी इंडिया को क्रूशियल क्रूशियल पार्टनर मानता है, किस लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, चैलेंजेस रिजॉल्व करने के लिए, विद फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, तो ये जर्मनी रिकॉग्नाइज करता है इंडिया को कि इंडिया एक क्रूशियल पार्टनर है, हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ेगा, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी, ये सब में सहमत होगी। Given the need for India and Germany to disentangle from their connection with Russia, the leaders of both nations can work together to find a solution and navigate this complex situation. अब देखिए रशिया पे डिपेंडेंट है ये लोग, सो देयर इज नीड फॉर इंडिया एंड जर्मनी टू डिसेंटेंगल फ्रॉम देयर कनेक्शन। देखिए ऐसा हुआ कि जर्मनी ने अभी अपोज भी किया है रशिया को, और क्या नाम है,
ड्यूरिंग द ये जो क्या नाम अटैक हुआ है इस पे यूक्रेन पे, तो जर्मनी ने अभी अपोज किया है काफ़ी, और इसने सैंक्शन वैंक्शन लगा दिया, अभी जर्मनी ने रशिया पे सैंक्शन वैंक्शन लगा दिया, ठीक है। और सैंक्शंस ऑन रशिया, और क्या कहा इसने कि, और रशिया ने क्या किया कि ईयू कंट्रीज को अनफ्रेंडली नेशन घोषित कर दिया है, तो अनफ्रेंडली नेशन में रशिया ने अनफ्रेंडली नेशन में ईयू को भी डाल दिया है, तो ये सब सिचुएशंस अराइज हो गई हैं। चलिए आइए देखा जाए। अब इन लोगों ने तो प्रायोरिटाइज कर लिया, पर इंडिया शुड प्रायोरिटाइज मेकिंग इटसेल्फ एन अपीलिंग डेस्टिनेशन फॉर जर्मन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और स्पेशली एज जर्मनी सीक्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपोजर टू रशिया एंड चाइनीज मार्केट। अब जो है एक्सपोजर देखो, जर्मनी तो सैंक्शन वैंक्शन लगाया इन्होंने, ठीक है, और यहाँ क्या नाम है सैंक्शंस लगा दिए, तो अब जो स्पेशली जो जर्मनी जो है के पास अदर ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। क्यों ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे? बिकॉज इट सीक्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपोजर टू रशियन एंड चाइनीज मार्केट, तो भैया इंडियन मार्केट अवेलेबल है, तो इसको अट्रैक्टिव बनाया जाए। पोटेंशियल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, क्या क्या हो सकता है पोटेंशियल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, आइए देखा जाए। तो पोटेंशियल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखते हैं। फ्रांस प्लेज a critical role in India's ambitious plan to expand the domestic weapon in production। तो डोमेस्टिक वेपन प्रोडक्शन में कौन फ्रांस मदद करेगा? विद इंक्रीज प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और एक आइडियल इंडो पैसिफिक में आइडियल पार्टनर भी है फ्रांस, इंडिया का इज एन आइडियल पार्टनर, स्पेशली इन स्ट्रेटेजिक विजन फॉर कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन स्टेब्लिश बाई बोथ कंट्रीज। तो स्पेशली इन द लाइट ऑफ जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन, तो एक बनाया गया है जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन, तो दोनों का इंटरेस्ट है इस वाले रीजन में, ठीक है, इसलिए भी ज़रूरी है। देन यहाँ पे देखिए डिस्कशन शुड इनकम्पास इमर्जिंग एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन, जैसे कनेक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक। देन इंगेजिंग द नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज को क्या वे फॉरवर्ड में कैसे अप्रोच करना है। डिस्पाइज देयर मॉडेस्ट पॉपुलेशन साइज, नॉर्डिक जो है कंट्रीज डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये सब स्वीडन सॉरी, तो डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन है। इनका जीडीपी 1.8 ट्रिलियन है, समझ रहे हो, ये सरपासिंग दैट ऑफ रशिया, ये सब मिला के नॉर्डिक कंट्रीज का, जबकि ये बहुत छोटे कम साइज है। India has recognized the significance contribution each European nation can make to the development, ठीक है, तो डेवलपमेंट में हर एक यूरोपियन नेशंस की इंपॉर्टेंस है। तो ये देखिए आपका, अब लग्जमबर्ग ऑफर्स, अब यहाँ पे, हाँ चलिए हो गया, लग्जमबर्ग के बारे में देखिए, लग्जमबर्ग ऑफर्स सब्सटेंशियल फाइनेंशियल क्लाउड, नॉर्वे possesses impressive maritime टेक्नोलॉजी, एस्टोनिया के पास साइबर पावर है, तो एस्टोनिया से हम साइबर पावर की हेल्प ले सकते हैं, साइबर थ्रेट से लड़ सकते हैं। लग्जमबर्ग से ये फाइनेंशियल क्लाउड, नॉर्वे पोजेसेस क्या है, मैरी टाइम टेक्नोलॉजी, नॉर्वे के पास बहुत अच्छी, तो यहाँ से ये हेल्प ले सकते हैं। देन चेक रिपब्लिक जो है, चेक रिपब्लिक एक्सपर्टीज इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो चेक रिपब्लिक का किस में है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे है चेक रिपब्लिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगी जो लाइट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर लाइट आप यूज़ कर रहे हो एनर्जी बनाने के लिए, तो ये कैसे एनर्जी में तकनीक किया जाए, बदलाव किया जाए, तो चेक रिपब्लिक इस सब में, फोटो डायोड्स में, एलईडीज में बहुत ज़्यादा ये है, इनका यूज़ है, तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, वी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम चेक रिपब्लिक। दूसरा ये देखा जाए, Portugal serves as a gateway to the Lusophone world, and Slovenia provides commercial access to the Europe through its Adriatic Sea। तो एस्टोनिया के थ्रू हम एडियाटिक सी जा सकते हैं, तो कहाँ हो गया एस्टोनिया ये एस्टोनिया, ठीक है, तो एड्रियाटिक सी में एक्सेस हो सकता है। एक मिनट, सॉरी ये स्लोवेनिया था, एस्टोनिया नहीं। तो यहाँ पे सी पोर्ट है, तो सी पोर्ट कहाँ पे ये है, स्लोवेनिया, तो यहाँ पे स्लोवेनिया, यहीं पे सी पोर्ट है, इस पोर्ट का क्या नाम है, कोपर, तो ये एड्रियाटिक सी में, ये पूरी एड्रियाटिक सी जो आ गई, ठीक है, इस पे जो है एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे। देन ये सब सारी चीज़ें तो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप याद दिए, याद आंसर भी लिखिएगा, नॉर्वे से हम क्या ले सकते हैं, क्या मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, साइबर पावर, चेक से कोलैब कर सकते हैं, और लग्जमबर्ग के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत है, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज में सब। सो इंडिया शुड फोकस ऑन बिल्डिंग ए यूनिक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डेनमार्क, ठीक है, एंड फर्दर इंगेज विद नॉर्डिक कंट्रीज टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल। तो हम कोऑपरेशन से अपना पोटेंशियल बढ़ा सके, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सके, जहां भाई हम एक्सेल हैं वहां हम पहुंचा दें, जहां ये एक्सेल हैं हमें ज़रूरत है, तो एक दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। और फोकस होना चाहिए बिल्डिंग ऑन यूनिक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डेनमार्क। तो ये सब सारी चीज़ें हैं।
फ्रांस के साथ इन्फ्लुएंस आपने देखिए दिया, ये सब सारी चीज़ें। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये क्या भाई, देखा जाए ये। Recently, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं have revealed that India and European Union are set to resume negotiations, किसके लिए, BTIA के लिए, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। अब BTIA टॉक्स क्या है, हैव बीन सस्पेंडेड, 2023 सस्पेंड हो चुकी थी। हाउएवर एट इंडिया EU लीडर्स मीटिंग अर्लियर दिस ईयर, ठीक है, इंडिया EU की जो मीटिंग हुई थी, बोथ कंट्रीज एग्री टू रिलॉन्च दो फ्री ट्रेड BTIA एग्रीमेंट को फिर से रिलॉन्च करना चाह रहे हैं लोग, ठीक है, इस पर बात हुई है। अब BTIA एग्रीमेंट क्या है, India and EU had launched talks for having a wide range free trade agreement। एक बहुत वाइड रेंज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा जिसे BTIE एग्रीमेंट कहते हैं, और ये 2007 में बात रखी गई। अब इसमें गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। 2013 में बात बंद हो गई थी, ठीक है, मार्केट एक्सेस को लेकर के और मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स को लेकर कुछ बातें हैं, सहमति नहीं हो पाई, कंसेंसस, देखिए कंसेंसस चाहिए होता है, तो कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाया। EU जो था ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था गुड्स में इन 2019-20, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर गुड्स और सर्विसेज में, अहेड ऑफ चाइना एंड द यूएस, और इसका US डॉलर 90 बिलियन था। तो EU वाज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन गुड्स इन 2019-20। विद द साइनिंग ऑफ BTIA, जब साइनिंग ऑफ BTIA, इंडिया और EU एक्सपेक्ट करते हैं ताकि इनका बायलैटरल ट्रेड बढ़ जाए और जो बैरियर्स हैं ट्रेड में वो रिमूव हो जाए और इन्वेस्टमेंट हो सके सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में, ठीक है। चैलेंजेस यहाँ क्या आ रहे हैं, देखिए क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। चैलेंजेस क्या आ जा रहे हैं, चैलेंजेस है परसूट ऑफ सेल्फ रिलायंस। कोविड-19 जब से आया है क्राइसिस, इसके बाद सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, और इट इज अगेंस्ट द कि हम सबसे मदद लें, हेल्प लेते रहें एक, ठीक है, और सिर्फ आत्मनिर्भर की बात आ रही है भाई, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है, और ये यूरोपियन यूनियन मानते हैं, ये प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस है, ठीक है, इंपोर्ट ना आने देना, अपने गुड्स को सिर्फ एक्सपोर्ट करना, ठीक है, और बाहर का कोई प्रोडक्ट ना आए, मतलब आप प्रोटेक्शनिस्ट अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, दैट्स वाई। तो प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस माना जाता है ये इसकी यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जो आत्मनिर्भर भारत वाला है। अब इंडिया में फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट द सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स इन लेबर एनवायरनमेंट। अब देखो कुछ EU के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना ट्रेड के, वो बहुत, तो मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है। तो अब ये देखो, इंडिया में फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट द सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स इन लेबर एनवायरनमेंट, ये सब सारी चीज़ों में, ठीक है, इन्वायरमेंट से कॉन्शियस है, दे आर मच मोर कॉन्शियस, और इसीलिए जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स पे भाई इन्वायरमेंटल इफेक्ट पे हेल्थ ना हो, तो दे आर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, फाइटो सैनिटरी मेजर्स आर स्ट्रॉन्ग, फाइटो सैनिटरी मेजर्स होते हैं, ठीक है, जिससे क्या है, इसके थ्रू जो है आप नॉन टैरिफ बैरियर एक तरह से लगा सकते हो। सो फाइटोसैनिटरी बैरियर्स लगा सकते हैं इन द नेम ऑफ फूड सेफ्टी, भाई हमें फूड सेफ्टी करना है इंश्योर, क्यों, ह्यूमन एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, ये सब सारी चीज़ें हैं। कॉन्टैमिनेट से जो बाहर से आप इंपोर्ट कर रहा, मान लो ये EU इंपोर्ट कर रहा है, तो भाई कॉन्टैमिनेट ना आने पाए, फूड सेफ्टी रहे, तो भाई जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंडिया से या जो भी ये सब जा रहा है, तो कैसे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो दैट्स दी बैरियर्स ये लगा दिए जाते हैं, कोई केमिकल तो नहीं यूज़ हुआ है कहाँ जहाँ उनके इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़े। तो फाइटोसैनिटरी बैरियर्स ये बहुत ये यूज़ किया जाता है, और ये नॉन टैरिफ बैरियर है एक तरह से, ठीक है, ये लॉज रूल्स है जो गवर्नमेंट, जो स्टैंडर्ड्स, लॉज रूल्स और स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट यूज़ करता है, ठीक है, कंटेमिनेशन से किसको, पेस्ट प्लांट्स को, स्पेशली प्लांट्स फ्रॉम डिजीज, तो इसको लगा करके डोमेस्टिक मार्केट जो कहीं और की है, भाई अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। फाइटोसैनिटरी का हम अलग से एक लेक्चर ले लेंगे। तो ये एक तरह से बैरियर लगा दिया गया कि जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे यहाँ, जो भी यूरोपियन यूनियन प्रोडक्ट घुस रहा है, EU में मान लो कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्या उसका हार्मफुल इम्पैक्ट तो नहीं है? क्या उस प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड तो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था? क्या उस प्रोडक्ट का और कोई हार्मफुल इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है EU के एनवायरनमेंट पे, एनिमल पे, हेल्थ पे? तो ये सब सारी चीज़ें, जैसे कोई दवा मान लो आपने मंगाई है, और दवा किससे बनी है? मान लो नेचुरल स्टैक से बनी है। अब ये लोग मानते हैं ये एनवायरनमेंट के लिए यहाँ हार्मफुल है, वो दवा जो आ रही किस पौधे से आ रही है, जिस पौधे से आ रही है, यहाँ के लोगों के लिए हार्मफुल होगा तो वो नहीं आने देंगे। तो ये फाइटोसैनिटरी मेजर यूज़ कर सकते हैं इस तरह का। ठीक है, इस पे ही मैं एक लेक्चर में कोशिश करूँगा, फाइटोसैनिटरी मेजर पे एक लेक्चर ले लूँ। चलिए आइए आगे देखा जाए यहाँ क्या। अब चैलेंजेस क्या है यहाँ पे? प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस मान रही है। कौन मान रहा है? भैया ये आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दूसरा, इंडिया में फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट द सस्टेनेबल स्टैंडर्ड इन लेबर एनवायरनमेंट और ये सब सारी चीज़ों में। फिर इंडिया सीक्स टू सिग्नल दैट इट मीन्स बिजनेस एंड नॉट एवर टू साइनिंग ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर इट ऑप्टेड आउट ऑफ RCEP एट लास्ट मोमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है? सो इट वांटेड टू से, क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया इज नॉट अगेंस्ट द साइनिंग ट्रेड एग्रीमेंट।
आफ्टर इट ऑप्टेड आउट, आरसीईपी से बाहर आने के बाद, या नहीं भाई, बाहर के आने के बाद मेंबर ही नहीं था, तो आरसीईपी को जो है पार्टनरशिप नहीं किया। आरसीपी में इंडिया को डर था कि इनका डोमेस्टिक, हमारा जो है डोमेस्टिक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, देयर विल बी फ्लड ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, ठीक है, इंपोर्ट फ्लड हो जाएगा चाइना से, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से जो है नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया आरसीईपी को, ठीक है, बहुत सोच समझ के किया गया था कि, और इसमें और भी कंट्रीज आती हैं, बहुत सारी कंट्रीज है इसमें, ठीक है, कंबोडिया वम्बोडिया है, ये सब सारी कंट्रीज है, कंबोडिया है, यहाँ पे ब्रूनी है, ऑस्ट्रेलिया है, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, ठीक है, वियतनाम, ये सब सारी कंट्री आ जाएंगी, और चाइना भी इसका मेंबर है। तो इसलिए जो ज़्यादातर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, ऐसे ही हम लोग निगेटिव उसमें चल रहे हैं, डेफिसिट में चल रहे हैं चाइना के साथ। तो वी आर ट्रेड डेफिसिट विद द चाइना, और डेफिसिट बढ़ जाएगा तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट यूज़ करते हो चाइना में, तो आप तो इंडिया में देखने को मिल ही जाता है मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। सो और ईयू को क्या चाहिए, ईयू अपना जो भाई चाइना से दूर रहना चाहता है, तो इट वांटेड टू डाइवर्सिफाई इट्स वैल्यू चेन। तो ईयू क्या चाहता है, अपनी इनकी वैल्यू चेन डाइवर्सिफाई हो जाए, और इनको माल वाल कहाँ से मिले, कहीं और से मिले, तो इंडिया एक अल्टरनेटिव किसके लिए है, यूरोपियन यूनियन के लिए, ठीक है। और उसके लिए हमें इसको अट्रैक्टिव मार्केट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा हमें भी चाहिए कि हमें फ़ायदा लेना है तो उसको भी फ़ायदा दे। देन कनेक्टिविटी रोड मैप्स की बात की, मोर फिजिकल कनेक्टिविटी, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इट इज़ एम्बिशियस एंड कंप्रहेंसिव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो विच नॉट ओनली, तो कनेक्टिविटी रोड मैप बनाया गया है, ठीक है, और किस चीज़ पे, मेनली डिजिटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, तो हर तरह की कनेक्टिविटी, मोर देन अ फिजिकल कनेक्टिविटी, अदर और भी चीज़ों की कनेक्ट है, स्पेशली यहाँ देखिए डिजिटल की बात आ गई, एनर्जी कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल। कंपोनेंट्स क्या हैं, इंडिया ईयू कनेक्टिविटी रोड मैप कवर्स द थ्री मेन एरियाज, क्या है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, साइंस आ जाएगा। तो ये कौन कौन से एरियाज आ गए, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, साइंस है, टेक है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। देखिए रीजनल और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच में क्या जाता है, द फोकस एरियाज वर कनेक्टिविटी विद इन द कंट्री, building connectivity with Europe and its process. In that process, work with other countries in South Asia and Indo-Pacific. तो रीजनल और क्या मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच यहाँ पे देखी गई, कौन सी अप्रोच, रीजनल और मल्टी स्टेक होल्डर। और इस कनेक्टिविटी रोड मैप के अंदर क्या क्या आ गई चीज़ें, ये आ गया रीजनल और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, जिसमें कनेक्टिविटी विद द कंट्री हो, और विद यूरोप हो, और ये सब सारी चीज़ें, इंडो पैसिफिक हो। देन इट विल कैटलाइज, क्या होगा, प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंसिंग आएगी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में। काउंटर फॉल टू बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, तो इंडिया ईयू जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है पूरा डेवलपमेंट डिमांड के लिए, इट विल काउंटर फॉल क्या, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, as it stressed on principles like democracy, rule of law, inclusiveness, transparency, avoiding debt trap। तो debt trap को तो अवॉइड करते हैं, चाइना debt trap डिप्लोमेसी यूज करा है, चाइना यूजिंग debt trap डिप्लोमेसी। जैसे अभी श्रीलंका में ना, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर दिया हम्बन टोटा पोर्ट, बहुत पहले किया हम्बन तोता पोर्ट पे कर दिया, फिर पाकिस्तान में वहाँ पे ग्वादर पोर्ट पे कर दिया, ये सब चाइना बना रहा है इसे, और बहुत कंट्रीज को ऐसे तो डेट ट्रैप में फंसा लेगा, ठीक है। चलिए, वे फॉरवर्ड क्या देखा जाए, जियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का क्या मतलब है भाई साहब। देखिए कितना बचा हुआ है टॉपिक, तो एक बार लेट मी चेक इट। चलिए ये तो ख़त्म हो गया, हाँ तो इसको एंड ही करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो कोई बात नहीं। अब यहाँ जियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो रही है, तो जियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में क्या है, इंडिया कैन परस्यू यू कंट्रीज टू एंगेज इन इंडो पैसिफिक नैरेटिव जियो इकोनॉमिकली, इफ नॉट फ्रॉम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रिज्म से नहीं देखना है, सिक्योरिटी के चश्मे से नहीं, तो एक जियो इकोनॉमिकली देख लो भाई, जियोग्राफिकली और इकोनॉमिकली आप ट्रेड कर सको। इट कैन मोबिलाइज मैसिव इकोनॉमिक रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विल्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड लेवरेज इट्स सिग्निफिकेंट फॉर सॉफ्ट पावर टू शेप द इंडो पैसिफिक डिस्कोर्स। तो इन सब सारी चीज़ों से क्या होगा, एक मोबिलाइज हो सकेगा मैसिव इकोनॉमिक रिसोर्स, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अगर इसको मैं यहाँ रब कर दूँ, तो इट विल मोबिलाइज, क्या मोबिलाइज करेगा, एक रिसोर्स इकोनॉमिक फॉर मैसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर की, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आएगा इससे, और सॉफ्ट पावर भी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, टू शेप द इंडो पैसिफिक डिस्कोर्स।
फिर यहाँ पे क्यों जियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, देन फाइनलाइजेशन ऑफ इंडो ईयू जो बीटीआई ये जो ट्रीटी थी, निगोशिएट कर रहे हैं ये लोग फिर ट्रीटी, बट इट्स पेंडिंग, 2007 से पेंडिंग है। तो एक कन्वर्जेंस होना चाहिए, आपसी सहमति होनी चाहिए इंडिया यू के बीच में, ताकि फाइनलाइज हो जाए। कोलैबोरेट विद इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्यों, जैसे इमैनुअल मैक्रोन है, बार बार फ्रेंड्स आते, इनका रिलेशन हमारे इंडिया के साथ अच्छा है, हमारा ट्रेड रिलेशन भी है, ठीक है। और मेजरली वी आर्म्स इंपोर्टर हैं, कहाँ से, लार्जेस्ट, मे बी लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर या सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स डीलर है फ्रांस, ठीक है। हम इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पे, पहला शायद यूएसए है। तो इंडिया इन अर्ली टू, अब ये सब सारी चीज़ें, इंडियाज पार्टनरशिप विद फ्रांस हैज नाउ अब स्ट्रॉन्ग रीजनल एंकर इन द इंडो पैसिफिक नैरेटिव। और अब इंडो पैसिफिक भी डिटेल में भी मैं देख लूंगा तो एक लेक्चर और क्लियर हो जाएगा आपको। तो इंडिया इज इंगेज इन नेगोशिएशंस फॉर ट्रेड पैक्ट विद द यूके, अभी ट्रेड पैक्ट से भी यूके से बात चल रही है, ठीक है। आई विल ऑल्सो ऑकस भी करेंगे, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस, तो ये भी डील देख लिया जाएगा क्या है, सब सारी चीज़ें हैं। देखिए अब रोड ब्लॉक नेगोशिएशंस के बारे में बात करते हैं। रोड ब्लॉक्स क्या है नेगोशिएशंस में, क्या बाधाएं आ रही हैं, देखिए ट्रेड इन गुड्स, इंडिया का कंसर्न क्या है, यूं ने कहा भैया हमको लोअर टैरिफ दो, जैसे वाइन्स पे, स्पिरिट्स पे, डेयरी पे, ऑटोमोबाइल्स पे लोअर टैरिफ रेट करो। इंडिया ने कंसर्न्स रेट्स किया दैट दिस कुड लीड टू यूरोपियन इंपोर्ट फ्लडिंग, भाई हमारी डोमेस्टिक मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी, खूब ढेर सारे इंपोर्ट आने लगेंगे। और ये क्या करे ईयू कि भाई स्पिरिट्स पे, डेयरी पे, ऑटोमोबाइल पे थोड़ा तो टैरिफ कम कर दो यार। अब देखो ऑटोमोबाइल पे तो कर सकता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसे ही हमारा भी अच्छा चल रहा है, पर ये बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ होती हैं इनकी। लोअरिंग ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर, अब नॉन टैरिफ बैरियर जैसे फाइटोसैनिटरी मेजर्स और ये सब सारे हो गए। इंडिया डिमांडेड द लोअरिंग ऑफ नॉन टैरिफ, भैया तुम्हारे स्टैंडर्ड तुम्हारे इतने हाई आई हैं इन्वायरमेंटल और लेबर और फाइटोसैनिटरी की, क्या किया जाए। तो कहा भाई अपना फाइटोसैनिटरी नॉन टैरिफ बैरियर को आप कम करिए, कम करिए। किसने कहा, इंडिया ने कहा है, ताकि हम भी एक्सपोर्ट कर सकें। ये टेक्निकल बैरियर्स हैं जो ईयू लगा देता है, टैरिफ के फॉर्म में नहीं लगाता, नॉन टैरिफ के फॉर्म में लगा देता है। ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ लीगली बाइंडिंग क्लॉज क्या है, इंडिया हैज कंसर्न्स अबाउट द लीगली जो बाइंडिंग क्लॉज है ह्यूमन राइट्स पे, सोशल और इन्वायरमेंटल लेबर स्टैंडर्ड्स जो यूके सेट है इस पे। फिर आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे क्या है, आईपीआर स्ट्रेंथन इट्स आईपीआर रिजीम। ईयू क्या चाहता है इंडिया को, कि इंडिया अपना आईपीआर रिजीम को स्ट्रेंथन करे, विच में हैव क्रिटिकल इम्पैक्ट ऑन वास्ट फार्मास्यूटिकल और जेनरिक ड्रग्स। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इट विल हैव ए क्रिटिकल इम्पैक्ट किस पे, कहाँ पे, इंडियाज वास्ट फार्मास्यूटिकल और जेनेटिक ड्रग सेक्टर पे। अब स्ट्रॉन्ग आईपीआर प्रोटेक्शन से कर दोगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आईपीआर प्रोटेक्शन अगर यहाँ पे आ गया, स्ट्रॉन्ग आ गया तो क्या होगा, दवाएं महंगी हो जाएंगी, मेडिसिन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आईपीआर लग रहा है तो मेडिसिन कॉस्ट पड़ेगा। और जो जेनरिक ड्रग्स हमारी बन रही हैं जिसमें वीकर आईपीआर रिक्वायरमेंट है, वीकर आईपीआर, तो इसके बनने में जो आम लोगों को एक्सेस है इसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो ये नहीं चाहता है इंडिया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें। अब भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि एवर ग्रीन एंड एक्सक्लूसिविटी की बात की गई है, एवर ग्रीनिंग। इंडिया लेजिस्लेशन, जो इंडिया का हमारा जो लेजिस्लेशन है, वो एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को और एंड एक्सक्लूसिविटी ऑफ टेस्ट डाटा को सेइंग दैट जियो पर हाँ बैन कर देता है। क्यों, बिकॉज दे से दैट दिस jeopardize the sale of low price generic drugs and chemicals. Also जो EU demands of data exclusivity was rejected by India. अब यहाँ डाटा एक्सक्लूसिविटी वाला समझिएगा, क्या होता है पूरा खेल यहाँ पे। डाटा एक्सक्लूसिविटी से ये होता है, अगर ये डाटा एक्सक्लूसिविटी से क्या होता है आइए देखते हैं। डाटा एक्सक्लूसिविटी से ये होगा कि जो ओरिजिनल पेटेंट था, जिसका जिसका ओरिजिनल पेटेंट था, जिसने करवाया था पेटेंट प्रोटेक्शन, वो क्या करता है कि अगर डाटा एक्सक्लूसिविटी ग्रांट हो गई तो ये जो कॉम्पिटिटर्स और भी मार्केट में हैं, और कोई कंपनीज हैं, और भी मार्केट में कंपनीज हैं, ये क्या करेंगी, कंपनीज को ये अगर ग्रांट हो गया एक्सक्लूसिविटी ग्रांट, तो इट विल प्रिवेंट द कॉम्पिटिटर्स जो और भी हैं फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल डाटा, जो इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल डाटा यूज किया है, क्लिनिकल ट्रायल डेटा, ठीक है। किसने, ये पेटेंट जो जो ओरिजिनल कंपनी वाला था, ठीक है। तो ओरिजिनल डाटा इसको यूज नहीं कर पाएगा कौन, कोई और कंपनी। इससे क्या होगा कि जेनरिक ड्रग्स नहीं बन पाएंगे, जेनेटिक ड्रग्स नहीं बन पाएंगे। तो ये सब सारी, तो इंडिया ने इसको तो बैन कर ही दिया कि हम एक्सक्लूसिव डेटा रिजीम नहीं लाएंगे, एक्सक्लूसिव डेटा पे देखिए मेरा एक बौद्धिक संपदा पे आईपीआर पे, उसमें शायद मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो डेटा एक्सक्लूसिविटी हो जाएगी यहाँ पे, तो बैन कर दिया कि नहीं, कि भाई सिर्फ एक का ही फिर वो हो जाएगा ना, कि एक मोनोपोली हो जाएगी, मोनोपोली कह सकते हैं, ठीक है। तो और भी कंपटीशन, तो इजी एक्सेस टू मेडिसिन और अफोर्डेबल मेडिसिन फिर नहीं मिल पाएगी, ठीक है, एक बात।
दूसरा बात ये है कि एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या है कि थोड़ा सा दवा को मॉडिफाई कर दिया जाता है कुछ केमिकल डाल करके, तो मेडिसिन इज मॉडिफाइड, ठीक है, पर जो उसका इफेक्ट होता है, जो क्योर करने का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, पर ये पेटेंट, इससे पेटेंट एक्सटेंड हो जाता है इनका लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड के लिए। तो इसको भी जो है क्या नाम है, क्योंकि ये महंगी हो जाएगी, इनका पेटेंट इंक्रीज हो जाए, तो इसको इंडिया भी बैन करता है, ठीक। और ईयू ने डिमांड किया था डाटा एक्सक्लूसिविटी। ये चाहते हैं भाई स्टैंडर्ड रहे और एक ही क्लिनिकल ट्रायल, इनका पेटेंट प्रोटेक्ट रहे कायदे से एकदम, पेटेंट प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, ताकि ये क्लिनिकल ट्रायल और ये सब यूज ना हो। और क्या नाम है, और इजी और एक्सेस टू मेडिसिन जो है इंडिया का हमारा, या हमारा वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है, तो वेलफेयर वो लोग भी होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, पर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमको सबको दवा देनी है और कम दाम में देनी है, तो हम नहीं ये अप्लाई कर सकते हैं। ये सब सारी बातें हैं इसमें। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट इट, ठीक है। अभी देखिए डाटा सिक्योर कंट्री, डेटा सिक्योर कंट्री क्या है, ईयू हैज़ नॉट गिवन डेटा सिक्योर कंट्री स्टेटस को इंडिया में। भैया इनका मानना है कि डेटा सिक्योर कंट्री इंडिया नहीं है। विदाउट दिस द फ्लो ऑफ सेंसिटिव डेटा कैन बी हिंडर्ड, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑपरेशन कॉस्ट फॉर इंडियन बिजनेस इन द ईयू। अब ईयू में जो बिजनेस कर रहे हैं उनको दिक्कत आएगी। फिर डेटा प्राइवेसी एंड स्टैंडर्ड्स, तो देखो ईयू का कंसर्न है रेगुलेटरी नॉर्म्स पे और डाटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स पे, और इट रिमेन्स अनलाइकली दैट द ग्रुपिंग्स विल एग्री टू दिस डिमांड पे, फिर एग्री करेंगे, तो दिस इज मोर अवेयर ऑफ द डेटा सिक्योरिटी की इनको बहुत चिंता है, ठीक है। आइए देखा जाए सर्विस सेक्टर की बात किया, ग्रेटर एक्सेस टू मार्केट। While India has demanded greater access to European market under modes 1 and 4, EU ने कहा है कि भाई इंडियन एक्सेस टू इंडियन मार्केट हो अंडर मोड 3। तो इन दोनों ने जो क्या है, इंडिया यू ने क्या डिवाइस के एक मोड बनाया हुआ है। मोड क्या है कि वेरियस जो ट्रेड में मार्केट एक्सेस है मोड के थ्रू होता है, ट्रेड इन मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस। ये कैसे हो रहा है, मोड के थ्रू हो रहा है। अब इसमें कई मोड से क्या होगा कि जो सर्विसेज का फ्लो है दो रीजन्स के बीच में, उसको पॉलिसीज और एग्रीमेंट से रेगुलेट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक आता है मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, ठीक है, मोड 1 2 3 4। मोड 1 में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा, मोड 1 में क्रॉस बॉर्डर, हाँ, मोड 1 में क्या हुआ, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। इसमें क्या हुआ, जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी इंडिया से, ठीक है, इंडिया से अब्रॉडली इनटू द ईयू। तो ईयू में आईटी सर्विस दी जा रही बैठे बैठे इंडिया से, तो रिमोटली आप कहीं बैठे हुए हैं आईटी सेक्टर में, आईटी तो सर्विसेज जो आईटी में है और कंसल्टिंग में जो है वो सर्विसेज इंडिया से ईयू में दी जाएगी, ये मोड 1। फिर जैसे मोड 2 आएगा, मोड 2 में क्या आ जाता है, जो ईयू के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, ईयू सिटीजन्स अभी इंडिया में आकर के मेडिकल सर्विसेज कैसी ले रहे हैं, जैसे मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल के लिए आ रहे हैं पर्पज़ के लिए, दिखाने उखाने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो ये मोड 2 आ जाएगा। फिर इसमें मोड 3 देखते हैं क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या नाम, ओह सॉरी, तो ये आप देख लीजिए मोड 1 ये हो गया, मोड 2 आईटी सर्विस के लिए। अब देखिए मोड 3, मोड 3 क्या है, कॉमर्शियल प्रेजेंस की बात की गई, कॉमर्शियल प्रेजेंस, स्पेलिंग पे मत जाइए, कॉमर्शियल प्रेजेंस। इसमें क्या है, इंडिया की कोई कंपनी है, किसकी, हमारी कोई इंडिया कंपनी है, इसने अपना ऑफिस खोल लिया कहाँ पे, ईयू में, ठीक है, ऑफिस सब्सिडरी खोल लिया कहाँ पे, ईयू में, तो ये इसमें मोड 3 में परमिशन। मोड 4 में क्या हो जाएगा, इंडियन प्रोफेशनल्स हैं जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, सर्विसेज ईयू में टेम्पररीली देते हैं, तो मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, मोड 4 में मूवमेंट है नेचुरल पर्सन्स का, मूवमेंट क्यों, आईटी सर्विस देने के लिए, किस लिए, दैट इज टेम्पररी। तो ये सब सारी जो है मोड्स के फॉर्म में ये सब किया जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये मोड का कर लिया हमने, मोड 3। तो यहाँ देखा गया है कि डिमांड, वाइल इंडिया हैज डिमांडेड ग्रेटर एक्सेस टू यूरोपियन मार्केट अंडर मोड 1 में, हमें और जाने दिया जाए, अभी जो हम देखा है मोड 1 एंड मोड 4, एक फिजिकल मूवमेंट हो जाता है मोड 4 में, और मोड 1 में भी बैठे बैठे सर्विस। तो ये चाहता है इंडिया की यूरोप मार्केट में हमें मोड 1 में और 4 में ज़्यादा एक्सेस, और ईयू ने क्या डिमांड किया है, मोड 3 में हमें इंक्रीज एक्सेस। और मोड 3 क्या है, हमें जैसे इंडियन इकोनॉमी को जो एक्सेस है मोड 3 के अंदर, आप जाओ कंपनी सब्सिडरीज खोल लो जा करके, तो वो ईयू भी यही चाहता है कि हमारे यहाँ सब्सिडरीज कंपनीज ये सब खोलें मोड 3 के अंदर, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। देन ईयू क्या है यहाँ पे, ईयू कुड नॉट कमिट मच अ गिविंग वर्क परमिट एंड वीजास। तो वो क्या है, as it is primarily the competence of individual EU member states, so EU could not commit, EU पूरा यूनियन है, ग्रुप ऑफ यूरोपियन नेशंस है सारे, ढेर सारे, तो इट कुड नॉट कमिट मच,
किस लिए भाई? वीज़ा, क्योंकि और भी मेंबर्स है, स्टेक होल्डर ज़्यादा है, मेंबर स्टेट्स भी तो हैं और भी। एंड ईयू है डिफरेंट क्वालिफिकेशंस एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, और ये सारे फैक्टर्स मिलकर के एक ट्रेड डील लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं इंडिया के लिए, बिकॉज दे हैव डिफरेंट क्वालिफिकेशंस एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, सबके अलग अलग हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं, तो मिसमैच हो जा रहा है इंडिया और इनके बीच में। देन इन्वेस्टर्स स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये अनदर कंटेशियस एस्पेक्ट है। कौन सा? इन्वेस्टर स्टेट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का। इसमें ईयू ने क्या कहा है? यू वांट्स डिटेल्ड प्रोविजन व्हाइल इंडिया इज रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट द प्रोविजन, ये प्रोविजन इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट के अंदर क्या आ जाता है? ये जो एग्रीमेंट आपका है, एक बार हाईलाइट कर दूं, इंटर इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में क्या होता है कि मार्केट एक्सेस दी जाती है, ठीक है, मार्केट एक्सेस दी गई। अब इसमें हुआ क्या कि कोई भी इन्वेस्टर है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ जाता है, अब उसके साथ कोई भेदभाव हो गया, तो ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एक इसमें क्या आ जाएगा? एक लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क, जिसमें जो इन्वेस्टर हो जाएगा, इसको एक अधिकार, एक पावर मिल जाएगा, ये स्यू कर सके कोर्ट में। किसको? किसको स्यू करेगा भाई? अपने होस्ट कंट्री को, होस्ट स्टेट को, जहां ये गए हैं, ठीक है, इसको ही स्यू कर देना। अब ये इस पे जो है एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है कि भाई क्यों, किस लिए स्यू करे? क्योंकि भाई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, आप हमें प्रमोट नहीं कर रहे हो, सब सारी चीजें, ठीक है, हमसे भेदभाव कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का बेच कर दिया। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है, तो इसका क्या हुआ है? ब्रीच हो गया है। इसलिए भाई इसको आपने ट्रीटी और ऑब्लिगेशंस जो है, आपको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना। तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देने के लिए स्यू कर देगा कौन? इन्वेस्टर, होस्ट ही स्टेट को। अब इसको नहीं माना जा रहा, हालांकि इसलिए कि और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, ये लोग जो इन्वेस्टर्स हैं ये फ्री फील कर सकेंगे, भाई चलो हम अच्छे से इन्वेस्ट कर लेंगे, हमारे भेदभाव नहीं होगा, हमारी कमाई वमाई हो जाएगी, ये सब सारी चीज़ें हैं। और इसका क्या नाम है? एडजुडिकेशन होगा। कहाँ? ये बाइंडिंग होगा। इसमें ये था एग्रीमेंट में, जो एडजुडिकेशन होगा वो इंटरनेशनली होगा, जैसे यूनाइसिट्रल करेगा। कौन करेगा? एक मिनट यहाँ पे रब कर दूं मैं, कौन इसका, इस केस का कौन निस्तारण करेगा? यूएन यूएनसी ITRAL, यूनिसेट्रल, अनसेट्रल लिख लीजिए। यूनाइटेड नेशन कमीशन, यूनाइटेड नेशन कमीशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, TRAL, ट्रेड लॉ। तो ट्रेड लॉ के, तो यूनाइटेड नेशन कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इसका आर्बिट्रेशन करेगा, ये सब सारी एजुकेट करेगा, और ये अवार्ड्स बाइंडिंग होंगे। इस पे ये है कि जो भी सजा मिलेगी, जो भी फैसला लिया जाएगा, ये बाइंडिंग। तो इस पे अपोज हो रहा है कि, और ये किया क्यों जा रहा था भाई? इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड रहे बस, और इन्वेस्टमेंट बढ़े। पर ये अपोज किया जा रहा है क्योंकि सवर्निटी, बॉर्डर इश्यूज आ गए कि भाई दूसरे कंट्री में जा रहे हो आप, वहीं उनको इशू कर रहे हो, ये सब सारी चीजें हैं। तो सवर्निटी इशू आ गया था, इसलिए नहीं किया सवर्निटी। देयर वाज इशू ऑफ सवर्निटी, भाई हम सवरेन कंट्री, हम इंडिपेंडेंट है, हम क्या आप आके हमारे स्यू कर दोगे, ठीक है, और इससे पैसा वैसा भी लगेगा, द इम्बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। चलिए आइए आगे देखा जाए। अब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज देखते हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में क्या? ईयू इज पर्टिकुलरली कंसर्न विद इंडियाज डिसीजन टू टर्मिनेट, भाई इंडिया टर्मिनेट कर दे क्या जो एग्जिस्टिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है इन 2016, प्रॉम्प्टिंग नेशन सच एज फ्रांस एंड यूके टू रीनेगोशिएट अर्लियर पैक्स बेस्ड ऑन द न्यू मॉडल ऑफ द BIT ऑथराइज। जो नया मॉडल आया था BIT पे, उस पर रीनेगोशिएट किया फिर यूके और फ्रांस ने, सब सारी चीजें। फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल क्या है? द डिफरेंस दैट अरोज ड्यूरिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टॉक्स वर टू वाइड टू बी ओवरकम विदाउट पॉलिटिकल पुश फ्रॉम हायर लेवल से। जब तक पुश नहीं आएगा, तो जो पॉलिटिकल विल नहीं दिखी, तो डिफरेंस दैट अरोज ड्यूरिंग द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टॉक्स वर टू वाइड, ठीक है, टू ओवरकम द पॉलिटिकल पुश। तो बहुत सारी डिफरेंसेस आ गए, इससे बात सहमति नहीं होती। ओवरऑल आप देख सकते हो, बार बार लेक्चर देखना, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, हमारा लेक्चर हो गया ओवर। थोड़ा सा समय लगा है इसमें, और टाइम और थोड़ा लग सकता है, देखिए। तो अभी 1 घंटा तो लगभग शायद लग जाए, और अरे मतलब 10-15 मिनट और, तो ओवरऑल शायद 1 घंटे का हो। तो देखिए, वे फॉरवर्ड क्या है? निगोशिएट करना है दोनों साइड से हम लोगों को, ठीक है, और डिफरेंसेस को मिटाना है। दूसरा, कोऑपरेशन करना है इन एरियाज लाइक ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI बहुत इमर्जिंग इकोनॉमी में आ रहा है, तो AI का हर जगह यूज़ हो रहा है, प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और निगेटिव में भी जा सकता है, ठीक है, दोनों चीज़ें, थ्रेट्स भी हो सकते हैं AI से, तो सब देखना है। और इंडिया EU को, ये एक चैलेंजिंग सेक्टर है और इस पर कोऑपरेट करना चाहिए, और दोनों को फायदा हो। कोऑपरेशन हेल्थ केयर में हो, जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, कपल्ड विद द एक्सेस टू यूरोपियन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे मिल करके आपस में पार्टनरशिप करके और इनोवेट कर सकते हैं, और वी हैव, इट विल प्रोवाइड अ न्यू एवेन्यूज फॉर एनहांसिंग द पार्टनरशिप, ठीक, ठीक है, और इनोवेशन होगा इसमें, और लोगों को फायदा ही पहुंचेगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजी, पर देखो वहाँ मिटाना पड़ेगा, जैसे फाइटो सैनिटरी मेजर्स यूज़ कर रहे थे, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड्स आता है, तो दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आना पड़ेगा, एक कॉमन पॉइंट पे आना पड़ेगा, तभी इंडिया और EU में ये सब बात हो पड़ेगी, आएगी। कंसेंसस बिल्ड होना ज़रूरी है।
देखिए साइनिंग ऑफ द बीटीआई ये वुड नॉट ओनली बूस्ट इंडिया का, देखो इंडिया के लिए भी बूस्ट, इंडियाज और ईयू दोनों का ग्लोबल स्टेटस बढ़ेगा भाई, कोऑपरेट करोगे, आपका नेटवर्क, इंडिया का नेटवर्क बढ़ेगा, ठीक है। फिर ईयू का भी है, ईयू को भी कभी हम ईयू के एक ऑप्शन मिल जाएगा चाइना के अलावा, एक इंडिया अच्छी मार्केट हो सकती है उनके लिए। बट इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू बेटर इंटीग्रेट देयर रिलेशनशिप ऑन वेरी शेयर्ड गोल्स, जैसे ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स एफिशिएंसी। तो ग्रीन इकोनॉमी पे शेयर कर लें, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भाई जहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है उस फील्ड में न घुसें, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल देखिए, अब ईयू वियतनाम ये था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। तो ईयू वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें क्या था, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ वियतनाम और ईयू के बीच में जो 1 अगस्त को 2020 में है। और यह मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट था टू पुट इन प्लेस टू डेट बिटवीन ईयू एंड एनी एशियन मेंबर स्टेट से ये हुआ, और ये बहुत ही क्या है, इट वॉज द मोस्ट कम्प्रेसिव एग्रीमेंट टू पुट इन प्लेस टू डेट बिटवीन यू और किसी एशियन मेंबर स्टेट्स के बीच में। अब यहाँ पे देखो कि प्रोविजन फॉर यू वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यहाँ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट मिली है। तो एग्रीमेंट प्रोवाइड्स एक्सपेंशियल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, recognition and protection of geographical indicators for over 200 products, liberalized government procurement rules हुए हैं, obligations of antitrust and mergers। तो there are liberalized government procurement rules इन दोनों के बीच में, और expansive preferential treatment मिला है, ठीक है, for both goods and services recognition and GI protection, ठीक। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया जाए, लीगली बाइंडिंग रूल्स हैं किस पे, चाइल्ड पे, लेबर पे, ह्यूमन राइट्स पे। देन रिमूवल ऑफ टैरिफ। तो ईयू जो इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ वियतनाम के साथ, इज द नियर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ, बहुत हटाया गया, इसमें एक दूसरे का फायदा होगा दोनों का तभी, बिटवीन ईयू एंड वियतनाम, इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ मोर देन 99% ऑफ कस्टम्स विद इन 10 ईयर्स में, कस्टम ही हटा देगा। ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहा है वियतनाम को, पता नहीं कहा है इतना, चलिए आइए, ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया, अभी बताऊंगा। टू 65% ऑफ ईयू एक्सपोर्ट्स टू वियतनाम, वियतनाम को जाएगा, और 70% वियतनाम एक्सपोर्ट ईयू को जा रहा है उसमें भी। इन द सर्विस सेक्टर meaning of the concessions offered by each party excess those provided under। तो बहुत सारे जो कंसेशंस इन लोगों ने दे दिया है ना एक दूसरे को, जो WTO का जो WTA जो ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड इन सर्विसेज एग्रीमेंट है जो, इंक्लूडिंग पैकेजिंग सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, ये सबको क्रॉस कर जाता है, नर्सिंग सर्विस। तो क्या है जो इनको कुछ ज़्यादा इन लोगों ने कंसेशंस दे दिए हैं, बस ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो ईयू के इसको वायलेट कर रहा है, WTO ट्रेड इन सर्विस एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है कंसेशन। देन इफेक्ट्स ऑन इंडिया क्या है, India's export of footwear, garment, marine product, furniture to stand to be the worst। सबसे ज़्यादा वर्स्ट क्या होगा इससे, कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है फुटवेयर का, गारमेंट का, मरीन प्रोडक्ट्स का, गारमेंट है, फुटवेयर, फर्नीचर, ये वर्स्ट हिट होगा फर्नीचर, ठीक है, सब सारी चीज़ें। और इन द अपैरल सेक्टर में क्या, इंडिया विल नीड टू पे 9% ड्यूटी, वाइल वियतनाम वाले को ड्यूटी ही नहीं देंगे भाई, इनका तो वैसे सस्ता हो गया ना। अब हमें 9% ड्यूटी जाने के बाद वो प्रोडक्ट की क्या ही मार्केट रह जाएगी, आपने ड्यूटी लगा दिया यहाँ पे, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहेगी, और तो महंगा हो गया हमारा प्रोडक्ट, तो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन भैया यहाँ पे, महंगा कौन खरीदेगा, तो हम और अच्छा बनाए प्रोडक्ट, इनसे ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा भैया, कि महंगा ले लेना रुपये 9%। अब ड्यूटी लगा दी ना, उसी हिसाब से जो एक्सचेंज रेट है उसी हिसाब से प्राइस में बढ़ जाएगा। अब ये वियतनाम जो है इसको कुछ नहीं देना है। EU may pressurize India to expedite the conclusion of BTIA and inclusion of issues such as government procurement, labor standard and sustainability which India finds difficult to accept। तो ये क्या कहा जा रहा है कि EU इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है, तो भाई इंडिया प्रेशराइज कर सकता है, भाई जल्दी से कंक्लूजन BTIA का निकालो भाई, ठीक है, जो बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा है, और इंक्लूज करो इश्यूज को, जैसे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, लेबर स्टैंडर्ड्स, जो हमारे जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना लेबर स्टैंडर्ड्स पे, इन्वायरमेंटल पे, सस्टेनेबिलिटी पे। फिर एडवांटेजियस लोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, जैसे EVFTA है, ये माइटनैम को क्या बना देगा, एक एडवांटेजियस लोकेशन बना देगा फॉर इन्वेस्टमेंट मूविंग आउट ऑफ चाइना ड्यू टू चाइना US ट्रेड वॉर इंस्टेड ऑफ इंडिया, ठीक। ये सब सारा चीज़ें जो है वियतनाम को फायदा मिल गया। देन वे फॉरवर्ड हमारी क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडिया एंड यू हैव अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म देयर इकोनॉमिक टाइज इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बदल लें थ्रू इंक्रीज डायलॉग, रीअलाइनमेंट, जो ट्रेड पॉलिसी को रीअलाइन किया जाए, बातचीत किया जाए, संवाद किया जाए, कोलैब किया जाए, जल्दी से कंसेंसस बिल्ड किया जाए। सिक्योरिटी क्या है, एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ पे देखिए, कोलैब भी नहीं है हमारे और उनके सिक्योरिटी एजेंसीज में, कोई बातचीत ही नहीं होती, तो फोकस होना है एक्सचेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, सिक्योरिटी इशूज़ पे, क्राइसिस मैनेजमेंट, पीस कीपिंग, नॉन प्रोलिफरेशन और डिसआर्मामेंट पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, काउंटर टेररिज्म एंड साइबर। तो हमें फोकस करना है कोऑपरेशन कहाँ, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट, एक तो बढ़ाओ ना और डिसआर्म कर दो।
देन साइबर सिक्योरिटी पे इनके पास टेक अच्छा है, टेकी लोग हैं, तो साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा डिजिटल मार्केट बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन इंडिया में हो गया है, डिस्पैरिटी अर्बन और रूरल में कम हो रही है, मेल फीमेल में भी डिस्पैरिटी धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन को लेके कम होगी, लोग इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे। ठीक है, जब इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे तो मार्केट पे देर विल बी लॉट ऑफ सप्लाई एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिमांड, तो एक्सेस होगा, एक्सचेंज होगा, ये सब सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, पेमेंट्स होंगे, तो बहुत सारी इसको साइबर को पूरा प्रोटेक्ट करना है थ्रेट से, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, बच्चे भी चला रहे हैं इंडिया में, खूब मोबाइल यूजर्स हो गए छोटे छोटे बच्चे, उनको भी नहीं साइबर थ्रेट की, उनको भी साइबर के बारे में पता नहीं है, फ्रॉड हो सकता है, तो हमें चाहिए पूरा। ठीक है, कि ये सब साइबर सिक्योरिटी भी कोऑपरेट करे। देन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और इकोनॉमी की बात किया जाए, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल की यहाँ बात किया जाए, इंडिया इज अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हमारे पास एक अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। कितने का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है? $39.9 बिलियन इन ईयू एंड द वेस्टर्न यूरोप। तो वी हैव एन अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ कितना? $39.9 बिलियन इन ईयू एंड वेस्टर्न यूरोप, जो अभी हम पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सारी, बिसाइड्स बोथ द साइड्स नीड टू यूज आईएफएम टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट ईयू इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन इंडिया। देन यहाँ पे क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी की यहाँ बात किया जाए, स्ट्रेंथन इंडिया ईयू क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जाए। भाई क्लीन एनर्जी की तरफ, फिर ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे हम लोग फोकस करें, एनर्जी सिक्योरिटी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रिसर्च इनोवेशन पे, वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड हो गया, ये सब सारी चीज़ें, हेल्थ पे, लिंकिंग ऑफ रिसर्च एफर्ट्स बिटवीन इंडिया एंड ईयू। ठीक है, इससे क्या होगा? एडवांस वेंचर, एडवांस ट्रेड होगा। देन इसके लिए वो वाले जो हमने बताया था ना, क्या नाम है, पेटेंट्स जो रूल्स हैं, लॉज हैं, थोड़ा सा उसको ढिलाई करना। भाई इंडिया नहीं चाहता है कि, भाई इंडिया क्या है, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जेनरिक मेडिसिन, और कोई भी जो नॉर्म्स हैं जो फॉलो कर रहा है ईयू, तो उससे हमारे जेनरिक मेडिसिन के दाम बढ़ जाएंगे, या उसको पेटेंट जो है, जो एक्सटेंशन किया जाता है पेटेंट्स का मॉडिफाई करके, तो उससे दाम वाम बढ़ जाएगा, तो एक्सेस, ईजी एक्सेस टू मेडिसिन जो है अफोर्डेबल नहीं हो पाएगी हमारी जनता को, तो हमारे लिए भी एक बड़ा एक स्टिक है। तो कोलैबोरेट टू स्ट्रेंथन द डब्ल्यूएचओ, इंडिया और ईयू को कोलैबोरेट करना है कि डब्ल्यूएचओ को स्ट्रेंथन करें एंड ब्रिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस टू एड्रेस द हेल्थ क्राइसिस। बस यही है, इंडिया एंड यू हैव अ क्लोज बायलैटरल रिलेशनशिप विद फार रीचिंग इकोनॉमीज, which so we can tap the potential, the export potential, so we can tap the market access। ठीक है, और इकोनॉमी अपनी हम बढ़ा सकते हैं, जो मार्केट पोटेंशियल हमारा उसको टैप कर सकते हैं, कहाँ पे? ईयू में। और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं फॉर द वर्ल्ड। देखिए, हमारे पास रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन होंगे क्राइसिस में, क्योंकि उधर रशिया से, बिकॉज वी आर मल्टीलैटरल की तरफ बढ़ रहा है वर्ल्ड, कभी इधर कभी उधर, कोई बाईपोलर वर्ल्ड नहीं, मल्टीलैटरल, मल्टीपोलर भी समझ लो। बोथ साइड मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल टू एक्सपैंड बायलैटरल अपना, दे मस्ट यूज द स्ट्रॉन्ग, क्या यूज करना है? पॉलिटिकल विल टू एक्सपैंड द बायलैटरल ट्राइज एंड एक्नॉलेज सिग्निफिकेंट geopolitical strategic convergence and EU's India strategy was adopted in 2018। ये देखिए, पूरा ओवरऑल ये हो गया है, लेक्चर ओवर कर रहा हूँ, बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा, एक बार देखिए, दोबारा देखिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा आप गूगल कर लीजिए, खुद से भी गूगल कर लीजिए, कुछ चीज़ें अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। बस अलग से आप पढ़िए मत, इसी को लेक्चर को 2 बार देख लीजिए। इतने पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, इतने पॉइंट्स। आप कुछ भी पॉइंट्स जो खाली हेडिंग याद कर लो ना, तो आप हो जाएगा, कुछ कुछ कीवर्ड्स याद कर लो, जैसे ये वाला ज़रूर आप देख लीजिएगा और अपने से पढ़ लीजिएगा, बीटीआईए एग्रीमेंट, तो उसको ज़रूर एक बार अपने से आप पढ़ लेना। ठीक है, लेट्स ओवर इट, थैंक यू।